मंत्री की पोटली खुल चुकी है। क्या कुछ इस बजट से निकला है, उस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही स्टूडियो में एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे बातचीत के लिए सीधे चलते हैं दीपक के पास। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार के बड़े मंत्रियों से कि वो इस बजट पर क्या सोचते हैं, उनके डिपार्टमेंट को क्या मिला है और किस तरह की गति ये बजट आने वाले एक साल के अंदर देगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं खुद रविशंकर प्रसाद जी, वरिष्ठ मंत्रियों में से एक नरेंद्र मोदी कैबिनेट के। रविशंकर जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आप इसे भारत की उम्मीदों का बजट कहेंगे? देखिए, अगर आप ही के शब्द को मैं दूसरे प्रकार से रखूं, दीपक जी, आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं। यह बजट है सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी, सबों को छूने वाला, सबों के विकास की चिंता करने वाला। इसके केंद्र में किसान है, गांव है, ग्रामीण भारत है, शहरी भारत है और देश को एक नए उत्साह के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प है। देखिए, हम 2,17,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं इस एक साल में, सिर्फ रेल पर, शहरों के हाईवे पर और ग्रामीण सड़क पर। आज तक इतनी बड़ी राशि कभी खर्चा नहीं हुई। 35,000 करोड़ से अधिक हम खर्च कर रहे हैं कृषि पर, 60,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर के रिचार्जिंग पर और लगभग 19,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं सिर्फ हम सिंचाई की व्यवस्था पर, जबकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा 50,000 करोड़ की हमने व्यवस्था की थी। अगर आपसे मैं अपनी बात कहूं कि इस बजट के 3 महत्वपूर्ण चीजें मैं क्या बताऊं, तो पहले तो मैंने ग्रामीण बताया। दूसरा, जो गरीब हैं उनको ईमानदारी से हम कैसे आगे बढ़ाएं, जहां मेरा विभाग भी चला आता है कि हम एक नया कानून ला रहे हैं जिसमें आधार के आधार पर आपको सब्सिडी मिलेगी। एलपीजी सारे ग्रामीण और जो बीपीएल के लोग हैं उनको दी जाएगी, जो अपने गोईठा और लकड़ी के चूल्हे से अपने आंख को धुआं से परेशान करते हैं। दूसरा, आपको सरकार की सब्सिडी किसी प्रकार की भी चाहिए तो आपको आधार पर रहना पड़ेगा ताकि उससे लीकेज और झूठे दावे निरस्त हो सके। और यह प्रामाणिक है, कई राज्यों ने जहां आधार को रास्ता बनाया है, दीपक जी आप जानते होंगे, वहां कई लाख लोग जो वृद्धा पेंशन में या बाकी में गलत तरीके से फायदा पाते थे, उनको सीमित करने में सुविधा हुई है। और तीसरी बात, जो देश में एक नया, जो हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो डिजिटल लिटरेसी जो इतना बढ़ाने की बात है, तो डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण से हम 6 करोड़ लोगों को डिजिटल लिटरेट करने जा रहे हैं। दीपक जी, आपके दर्शकों के लिए मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने थोड़ी सी कोशिश की। आज हिंदुस्तान में 10 करोड़ मोबाइल फोन बनते हैं 2015 में। 2014 में सिर्फ 50 लाख थे, उसके पहले 4-5 लाख थे। आज देश में 100 करोड़ मोबाइल फोन है। आज ई कॉमर्स 67% की रेट से बढ़ रहा है। तो अगर हम लोगों को डिजिटली लिटरेट करेंगे तो और वो नए तकनीक का उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे हर विभाग में। किसानों के लिए ई प्लेटफॉर्म, ई मार्केटिंग, ये चीजें आ रही हैं। और एक अंतिम बात जो मुझे कहनी है, जो भारत में एक नया गेम चेंजर होगा, जिसकी चर्चा बहुत कम हो रही है और आपका चैनल चूंकि थोड़ा सा विस्तार से ग्रामीण क्षेत्र में भी काफी देखा जाता है, ये जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम लाइसेंस परमिट कोटा राज को समाप्त कर रहे हैं और लोग जो चाहें, हम एक केंद्रीय कानून बनाएंगे, संविधान में कंकरेंट लिस्ट में हमें पावर है कि जो चाहे अच्छी बस निकाल सकता है, चला सकता है, शहर के परिवहन के लिए, ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए। तो सड़कें बनेगी, परिवहन भी आएगा, बाकी विकास होगा, डिजिटल लिटरेसी होगी, तो पूरे भारत की ग्रामीण व्यवस्था में नई मांग पैदा होगी, अर्थव्यवस्था पर उसका बड़ा असर पड़ेगा। डिजिटल इंडिया पर मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूंगा, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, चलिए सरकार को उन योजनाओं की याद तो आ गई जो यूपीए ने 2004 से 2014 के दौरान इंप्लीमेंट की थी। उन्होंने कहा मनरेगा में आपको के ऊपर आपको फिर से डिपेंडेंट होना पड़ा, आप रूरल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आप किसानों की बात कर रहे हैं, और यही बात 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार ने कही थी। उनका कहना है कि ये सरकार ने जो किया है वो 3 साल बाद न केवल यूपीए सरकार की नीतियों का एक्सेप्टेंस है बल्कि एक्सटेंशन भी है। देखिए, खड़गे साहब वरिष्ठ नेता, मैं क्या बताऊं, अगर किसान और गरीबों की चिंता वो अच्छी करते होते तो 2014 में उनकी पार्टी 44 पे नहीं आती।
तो कहने के लिए कुछ और था, करने के लिए कुछ और था। अब दीपक जी, मैं आपसे संचार भवन से बात कर रहा हूं। हमारा यह भवन काफी चर्चा में था। क्यों था, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है आपके चेहरे पर मुस्कान आ रही होगी। 2G घोटाला यही हुआ करता था। आज आपका स्वागत है मेरे इस भवन में। आपको एक भी बिचौलिया और मिडिलमैन दिखाई नहीं पड़ेगा। हम ईमानदारी से काम करते हैं, खूब करते हैं, तभी तो देश विकास कर रहा है। जबकि दुनिया में मंदी है, फिर भी क्या वर्ल्ड बैंक, क्या बाकी बॉडीज कह रही है कि भारत एक आशा का केंद्र है, आर्थिक विकास के केंद्र में, जहां 7.5% ग्रोथ रेट है। तो ये हम काम करके दिखा रहे हैं। अब मनरेगा की बात कही गई, बाकी बात कही गई, उसमें कितना लीकेज था ये आपको भी मालूम है। प्रोडक्टिव एसेट नहीं बनते थे ये आपको भी मालूम है। और जहां तक हमारी प्रतिबद्धता का सवाल है, तो आप स्वयं संसद भवन में थे जिस दिन मोदी जी का चुनाव बीजेपी और एनडीए के नेता के रूप में हुआ था लोकसभा के चुनाव के विजय के बाद। तो उसी संसद के केंद्रीय कक्ष में, सेंट्रल हॉल में, मोदी जी ने अपने भाषण में क्या कहा था? हमारी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी, किसानों के लिए काम करेगी, उपेक्षितों के लिए काम करेगी। वो काम हम कर रहे हैं। लेकिन 2 साल जरूर हमें खड़गे साहब, मनमोहन सिंह और सोनिया जी की विरासत को संभालने में तो लगा, ठीक करने में। जो अर्थव्यवस्था चौपट थी, जो नेगेटिव ग्रोथ रेट था, इन्फ्लेशन 9% था WPI, उस सबको ठीक करने में आपके करंट अकाउंट डेफिसिट 4% प्लस था, उसको 1.4% पर ले आए। तो ये तो ठीक करने में भी वक्त लगा हमें, और अब विकास को और मजबूती से हम आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा, फोकस गांव, गरीब, किसान, ये सब तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी फोकस है। लेकिन लोगों का मानना है कि आम मध्यम वर्ग जो बीजेपी का सबसे बड़ा कोर वोटर हो रहा है, उसको कुछ नहीं मिला। इनकम टैक्स में भी 3 लाख से 5 लाख करने की बात विपक्ष के नेता के तौर पर अरुण जेटली जी ने कही थी, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं किया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, इस क्रिटिसिज्म को? देखिए, जवाब बहुत स्पष्ट है। ठीक है, हमने पिछले साल स्लैब को बढ़ाया था, इस साल स्लैब को नहीं बढ़ाया है। लेकिन आप ये बताइए कि उसी मध्यम वर्ग को HRA में 2000 से 5000 किया है कि नहीं किया? 80 CCC में, इनकम टैक्स एक्ट में। और जो जिनका मकान नहीं है उनको किराए में छूट मिलती है, वो राशि 24,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दी गई है। मतलब छोटे शहरों में, मध्यम शहरों में जो प्रोफेशनल जा रहे हैं, नई नई कंपनी में काम कर रहे हैं, जिनका अपना मकान नहीं है, उनको 60,000 वार्षिक छूट मिल रही है किराए के मकान पर। ये छोटी उपलब्धि है क्या? अगर आप हाउसिंग लोन लेते हैं तो आपको 50,000 रुपए का इंटरेस्ट पर नई छूट मिल रही है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। ये छोटी बात है क्या? तो ये तो मैंने 3 आपको सीधा गिना दिए। लेकिन जब देश का आर्थिक विकास होगा दीपक जी, तो मध्यम वर्ग को भी फायदा होगा, डिजिटल लिटरेसी होगी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, सड़क में, रोड में, रेल में। अगर वो यात्रा सुगम होगी तो क्या उसका लाभ प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से मध्यम वर्ग को नहीं होगा क्या? तो सोचने की बात है। एक और बात, लोग ये कह रहे हैं कि मार्केट और निवेशक दोनों ने इस बजट को फेल कर दिया। उनका ये कहना है कि सेंसेक्स गिर गया है, निफ्टी भी नीचे है। क्या आप ये मानते हैं कि ये बजट, अगर शेयर बाजार इस ढंग से रिएक्ट करता है तो इसको निगेटिवली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए? देखिए, मैं एक बात कहूंगा, शेयर बाजार का हम सम्मान करते हैं। वो 1 घंटे ऊपर चढ़ता है, 2 घंटे नीचे आता है, दूसरे दिन और ऊपर चला जाता है। तो आज वो उनने पहली बार रिएक्ट किया है। जब बजट के फाइन प्रिंट को विस्तार से समझेंगे तो एकाएक देखेगा वो आगे बढ़ जाएंगे। आज पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर में, इनकम टैक्स सेक्टर में, FDI में। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये फूड प्रोसेसिंग में हमने FDI को बिल्कुल फ्री कर दिया है। ये कितना बड़ा गेम चेंजर आप समझते हैं? अगर हम 2,17,000 करोड़ सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाईवे में, ग्रामीण सड़क में, रेलवे में, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पर और शेयर बाजार पर कितना आएगा, ये तो सोचने की बात है। तो मुझे लगता है कि जब पूरे इसके फाइन प्रिंट को हमारे शेयर बाजार के मित्र देखेंगे, समझेंगे और लोग समझेंगे, तो शेयर बाजार ऊपर आएगा। आपके मंत्रालय की बात करी जाए तो डिजिटल इंडिया, ई लर्निंग, ई पंचायत, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइजेशन के लिए 2059 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मंत्री के तौर पर आपको लगता है कि क्या इतना सब कुछ कर पाने के लिए सफिशिएंट है? देखिए, मैं आपको एक बताऊं, हम इस देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से, आपको मालूम है। और आपके दर्शकों को बताने के लिए जरूरी है कि हमारी सरकार और खड़गे की सरकार कैसा काम करती है। हमने इसका नाम भारत नेट दिया है।
ये योजना दीपक जी 2011 से चल रही है। जब मैं मंत्री बना था तो सिर्फ 257 किलोमीटर में ऑप्टिकल फाइबर लगा था और लगभग 2000 किलोमीटर में ऑप्टिकल पाइप लगा था। मैं आपको एक हफ्ता पहले की जानकारी दे रहा हूं, अब हम 1,20,000 किलोमीटर ऑप्टिकल पाइप ले गए हैं और 1,00,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर ले गए हैं। मतलब 2.5 साल में वो और 1 साल 6 महीने में हमारी तरक्की, ये आप देख लीजिए। इसके लिए हमारे पास बाकायदे पैसा उपलब्ध है, बाकी ये चीजें आई हैं, डिजिटल लिटरेसी को और आगे बढ़ाया गया है। और आप एक बात और नहीं देख रहे हैं कि कई आइटम्स पर ड्यूटी स्ट्रक्चर में और छूट दी गई है। उसके कारण भारत में बनाना बहुत आसान होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, टेलीफोन, हैंडसेट, बाकी सब चीजों पर, राउटर्स पर, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स पर काफी सुविधा होगी। डिजिटल लिटरेसी की मैंने बात की, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की बात की। तो अगर आप पूर्णता, और एक बात आप कभी नहीं भूलिए कि भारत का आईटी एक्सपोर्ट $100 बिलियन क्रॉस कर गया है। तो इसको पूर्णता में देखेंगे तो आपको लगेगा कि अब तो डिजिटल इंडिया हर विभाग करने वाला है, चाहे फार्म सेक्टर, चाहे टैक्स सेक्टर, चाहे मेरा स्वयं का विभाग। तो डिजिटल इंडिया तो अभी सरकार का एक मंत्र है विकास के लिए। अगली चीज, डिजिटल इंडिया की कामयाबी के लिए यह जरूरी है कि हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचे, 2G, 3G, 4G, इसका विकास हो। लेकिन अभी तक ऐसा लगता है कि हम जो बेसिक समस्या है कॉल ड्रॉप की, 4G आ भी गया है तो ठीक से नहीं चलता है, कॉल ड्रॉप अभी भी एक बहुत मेजर समस्या के रूप में बना हुआ है। तो आपके मंत्रालय को कितना वक्त और कितना पैसा चाहिए कि जो ये बेसिक दिक्कतें हैं इस लेवल पर इनको दूर किया जा सके? देखिए, इस दिशा में हम विस्तार से कभी आपसे अलग से बात करेंगे। आज तो बजट का विषय था, लेकिन आपने सवाल उठाया है तो आप उत्तर सुन लीजिए। हमने इन पर ट्राई ने एक दंड लगाया था, 3 कॉल ड्रॉप पर आपको पैसा देना पड़ेगा। उस नियम को इन्होंने चैलेंज किया। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने उस चैलेंज को निरस्त कर दिया और बताया कि वो नियम ठीक है। पहले, जहां मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि टेलीफोन ऑपरेटर्स ने भारत के विभिन्न इलाकों में मोबाइल फोन लाया है, वो बहुत खुशी की बात है, उनका सम्मान करते हैं। उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए। पहले इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। हमारी और इस सरकार की सख्ती के बाद पिछले 3-4 महीने में इन लोगों ने देश भर में 65,000 नए बीटीएस लगाए हैं। दिल्ली में ही 2,500 लगाए। हमने 4G में पर्याप्त कंपटीशन हो तो 4-4 कंपनी को 1 हफ्ते के अंदर लाइसेंस दिया है। 4G आप शुरू करें, चाहे वो एयरटेल हो या मुकेश अंबानी की कंपनी हो या आइडिया हो या वोडाफोन हो, तो वो सब आ रहा है। तो कंपटीशन भी हो रहा है, चीजें सुधार भी हो रही है और सुधारने की जरूरत है। ये आप सही कर रहे हैं और उसमें हमारा विभाग सख्त है। चीजें सुधरी है, इसको और सुधारित करना है। लेकिन कभी यह न भूलिए, इसके बावजूद जैसा मैंने बताया, ई कॉमर्स 67% बढ़ रहा है। तो ई कॉमर्स की बुकिंग कहां से होती है? गांव से होती है। 60% लोग गांव छोटे शहरों के हैं। आज देश में 100 करोड़ मोबाइल फोन हो गया है। इसमें भी ग्रामीण भारत बहुत सक्रियता से काम कर रहा है। तो वो भी तरक्की हो रही है। उसको मंत्रालय है जो फ्लैगशिप प्रोग्राम जो सरकार का है, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया दोनों। एक स्टार्टअप इंडिया अलग प्रोग्राम है और एक स्टार्टअप स्टैंड अप एक अलग प्रोग्राम है, जो हमने समाज के दबे कुचले वर्गों के लिए शुरू किया है इस सरकार ने। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि चूंकि आईटी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जो पिछले 10 या 15 साल में खड़ी हुई हैं वो आईटी से निकल कर आती हैं। आपको क्या लगता है, आपको और क्या करने की जरूरत है आपके मंत्रालय को इस मसले पर? देखिए, पॉलिसी के लेवल पर जितना करना था कर दिया है। स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग, स्पेक्ट्रम शेयरिंग, स्पेक्ट्रम हार्मोनाइजेशन, वो हमने कर दिया। आईटी के लेवल पर एफडीआई में पूरी छूट है। जो भी उसके लिए पॉलिसी बनना था वो बन गया। अभी आपने देखा, स्टार्टअप इंडिया का कार्यक्रम हुआ था, प्रधानमंत्री ने 10,000 रुपये उसमें इनकम टैक्स छूट की बात की। इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड में अधिक शोध हो, 10,000 करोड़ रुपए की हमने व्यवस्था कर दी है। नए स्टार्टअप के लिए एंजल फंड की व्यवस्था कर दी है। तो हम लोगों ने स्टार्टअप के लिए नए प्रयोग, पूंजी निवेश और नए भविष्य के निर्माण का पूरा सिस्टम बना दिया है। और आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में स्टार्टअप इंडिया किया था तो अरुण जेटली को छोड़ के हम लोग सारे मंत्री नीचे बैठे हुए थे और ऊपर कौन थे पीएम के साथ? वो सारे स्टार्टअप में जिन लोगों ने नई नई तरक्की प्राप्त की है। तो आज उनको हम सम्मान देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि उनको बढ़ाने के लिए जितना काम करना होगा करेंगे। आपने स्टैंड अप इंडिया की बात किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। आज अरुण जी ने अपने भाषण में डाइकी की बात की, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
फिक्की, सीआईआई, डाइकी उनका है। और मैं उनके कार्यक्रम में गया था। मिलिंद कामले हैं, वो एक छोटे इंजीनियर थे, वो चले आए बाहर, 100 करोड़ रुपया उनका रिटर्न है आजकल उनके रियल एस्टेट कंपनी से। बाकी सब दलित समाज से काम कर रहे हैं और उनका मोटो क्या है? हम जॉब देने वाले हैं, जॉब मांगने वाले नहीं हैं। एक नई सोच आ रही है। तो स्टार्टअप इंडिया में कहा गया है हर बैंक, जो आज के बजट का भी पार्ट है, 2-2 दलित और आदिवासी समाज के बच्चों को स्टार्टअप में मदद करेगा। तो वो भी इकोसिस्टम हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जब भी बजट होता है हम ये देखते हैं कि कौन सी चीज सस्ती हुई, कौन सी चीज महंगी हुई। आज स्मार्टफोन्स की हमको कई सारी वैरायटी बाजार में देखने को मिल जाती है, दुनिया में देखने को मिलती है, और जितनी वैरायटी स्मार्टफोन की हिंदुस्तान में मिलती है शायद दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलती। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हाल ही में लोगों को यह लग रहा है कि जो सबसे सस्ता स्मार्टफोन आया है 251 रुपए का, वो जो फोन है वो भी कहीं ना कहीं सरकार की सस्ती चीजों से जुड़ा हुआ है। मैं इस मिथ की कितनी सच्चाई तो मुझे नहीं नजर आती, क्योंकि एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का अपना खुद का स्मार्टफोन है जो 251 रुपए में बेचना चाहता है। लेकिन क्या 251 रुपए में एक फोन बेचना संभव है? इसलिए क्योंकि हर हिंदुस्तानी ये बात जानना चाहता है, और आप इस विषय को सबसे बेहतर तरीके से समझते हैं, इस विभाग के मंत्री हैं। देखिए, पहली बात बता दो, सरकार का इस योजना से दीपक जी कोई संबंध नहीं है। अच्छा कि आपने सवाल किया। और मेक इन इंडिया के सरकारी कार्यक्रम और नीति से भी इसका कोई संबंध नहीं है। जब ये बात सामने आई थी तो मैंने अपने विभाग में कमेटी बनाई है, उसके लोगों को बुला के पूछताछ की गई कि अपना तुम पूरा योजना बताओ, और जब तक तुम अप्रैल से वो देने की बात कर रहे हैं तब तक इस पूरे पैसे को एस्क्रो अकाउंट में रखो ताकि उसका कोई गलत उपयोग ना हो। वो देखा, मैंने अखबार में देखा कि पैसे वापस कर रहे हैं। देखिए, हमारा सोचना बहुत साफ है। अब कोई चाहेगा कि मैं 25 नए पैसे में मोबाइल फोन दूंगा तो हमसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसकी क्षमता है कि नहीं, उसके पैसे कहां से आ रहे हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, ये सब की परख करना हमारा काम है, कंज्यूमर अफेयर्स का काम है, और बाकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है। हमारे विभाग ने यूपी सरकार से भी संपर्क किया कि आप नोएडा में देखिए उनके पास कितना ढांचागत है, वो भी परख करिए। तो वो हम बहुत सख्त हैं, और जिस दिन वो अपने इस ऑब्लिगेशन को पूरा करने में असफल होंगे तो हम पूरी सख्त कार्रवाई करेंगे। दीपक जी, आपको हम बताना चाहते हैं उसमें कोई कोताही नहीं होगी, ताकि पूंजी निवेशकों की पूंजी सेफ रहे। और हमने ऑलरेडी सख्त हिदायत दे दी है कि जो भी पैसा आया है उसको अलग एस्क्रो अकाउंट में रखा जाए। मतलब एक आखिरी क्लेरिफिकेशन जानना चाहता हूं, तो यह माना जाए कि सरकार ने अभी इसको हरी झंडी नहीं दी अपने तरीके तरफ से, जो आपने इंक्वायरी, मतलब आपने कमेटी बिठाई है इसको एसेस करने के लिए? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत से लोग तो कई चीजें कंसेशनल रेट में देते हैं। आप देखते हैं सेल लगता है कि नहीं लगता है बाजार में, मॉल में सेल लगता है कि नहीं, कि कई बार 5,000 रुपए का जूता 500 में मिलता है। तो आप नहीं देंगे तो कार्रवाई होगी। तो इसीलिए अपनी ओर से हमने कोई हरी झंडी नहीं दी है। आपने स्पष्ट किया, बता देना चाहता हूं, सरकार के हर, आपने देखा प्रवर्तन निदेशालय भी काम कर रहा है। हम उन्होंने जो बातें पब्लिकली कमिट की है वो उन्हें करना पड़ेगा, और अगर नहीं कर सकते तो जो उसका दंड होगा भुगतना पड़ेगा। चलिए, आपने हमसे बात की रविशंकर प्रसाद जी। सरकार के बड़े मंत्रियों से बात करने का हमारा यह सिलसिला जारी है। हमने रविशंकर प्रसाद जी से बात की, हम प्रकाश जावड़ेकर जी से भी बात करेंगे और पीयूष गोयल से भी बात करेंगे। लेकिन हम आपको यह बता दें कि क्या सोचता है देश इस बजट के बारे में, इसके बारे में पल पल की प्रतिक्रिया आपको इंडिया न्यूज पर मिलती रहेगी। सीधे चलते